हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप इस कोरोना काल का पूरा फायदा अपनी पढ़ाई के लिए उठा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्लीडिंग्स के बारे में जानेंगे। प्लीडिंग्स किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पक्षकार को रिलीफ दिलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पहली बात तो जो एडवोकेट की काबिलियत है वो इस प्लीडिंग्स में ही दिखती है। तो प्लीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्लीडिंग्स की गलती की वजह से पक्षकार बेचारे न्याय से वंचित हो जाते हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्लेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर किसी वादी को अपना दावा कोर्ट में पेश करना है, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से रिलीफ चाहता है, तो कोर्ट में वो अपना प्लेंट कैसे पेश करेगा। आप जानते हैं कि सिविल मामलों में दो पार्टीज होती हैं। एक प्लेंटिफ होती है, जो प्लेंटिफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो कोर्ट में सबसे पहले जाती है और जो कोर्ट से रेमेडी प्राप्त करना चाहती है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ वो मुकदमा पेश किया जाता है, सिविल सूट पेश किया जाता है, वो डिफेंडेंट कहलाता है। तो दो तरह की पार्टी हमारे पास है। एक प्लेंटिफ है जो प्लेंट पेश करता है, और दूसरा डिफेंडेंट है जो इसका जवाब पेश करता है, रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए, क्योंकि आप सब लोग ही जानते हैं कि प्लेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, तो हम इसकी फॉर्मेशन को आज हम देखेंगे। फॉर्मेशंस के पॉइंट्स में हमने एक जो बंटवारा और स्थायी निषेधाज्ञा के दावे का ये एक एग्जाम्पल लिया है, यानी सूट फॉर डिवीजन एंड परमानेंट इंजंक्शन का ये दावा है। इसमें सबसे पहले सैल्यूटेशन टू कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे कि वो वादी इसमें सबसे पहले क्या लिखेगा। फिर नेम ऑफ द पार्टीज लिखी जाएंगी, यानी पार्टीज का जो पूरा नाम पता, उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया जाएगा। फिर प्लेंट शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हम सिजरा खानदान यानी डिटेल ऑफ फैमिली के बारे में बताते हैं। फिर डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। ये जो डिटेल ऑफ फैमिली है, सिजरा खानदान, ये बंटवारे के दावे में ही जरूरी है। ठीक है, हर किसी दावे में ये जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए हमने ये जो फॉर्मेट है इस हिसाब से लिया है बंटवारे का, और मैंने पूरा इसको समझाने की भी आपको कोशिश की है ताकि आपको ये प्लेंट जो है वो रटना ना पड़े, क्योंकि जब हम किसी चीज को रटते हैं तो वो हमको ढंग से याद नहीं होती है। इसलिए मैंने इसको समझाते हुए बहुत, मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपको समझ में आए, और समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि उससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। मुझे लगता है आप लोगों से जो कनेक्शन का मेरा जो जरिया है वो केवल ये कमेंट्स ही हैं। उससे मुझे पता चलता रहता है आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। हालांकि अगले संडे को मैं सोचती हूँ कि आपको एक ईमेल भी प्रोवाइड करवा सकूँ। उस ईमेल के जरिए आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ताकि आप, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में अपनी बात नहीं कहना चाहते, तो वे मुझे ईमेल करके अपनी बात कह सकते हैं, तो वो ईमेल मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो ये, लेकिन आप कमेंट जरूर करते रहना। कमेंट से मुझे थोड़ी सी, एक तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो मैंने आपको बताई। दूसरी, मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वो जरूरी है ताकि हम दोनों तरफ से इसमें जुड़े रहें। अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या तो आप लोगों को बता रही हूँ, क्या नहीं बता रही हूँ, ये वीडियो आपके यूजफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और मैं टाइम को ऐसे ही उसको किल कर रही हूँ। तो ये इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में इसमें थोड़ा सा डिटेल देंगे, उसका नेबरहुड के बारे में बताएंगे, उसका जो मेजरमेंट है वो बताएंगे। फिर कोज ऑफ एक्शन, कोज ऑफ एक्शन भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कोज ऑफ एक्शन के अभाव में भी प्लेंट खारिज हो जाते हैं। पूरी मेहनत करी आपने, दावे को लिखा, पेश किया, पूरा मुकदमा लड़ा, और कोज ऑफ एक्शन बताया नहीं और पूरा दावा फेल हो गया। तो कोज ऑफ एक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ज्यूरिडिक्शन बताना जरूरी है कि इसी ज्यूरिडिक्शन में, इसी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में कैसे आता है। और ज्यूरिडिक्शन में दोनों बातें ध्यान रखनी जरूरी है। एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि सिविल में टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जहां प्रॉपर्टी स्थित है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहता है। ठीक है, दूसरा पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन भी इसमें बताना जरूरी होता है, क्योंकि उससे कोर्ट बदल जाती हैं। पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन से जो मजिस्ट्रेट हैं, मतलब सिविल जो जज हैं, जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन, तो उनका उस हिसाब से
पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन का फर्क पड़ता है, या दावा एडीजे कोर्ट में पेश होगा या डीजे कोर्ट में पेश होगा, तो ये सारी बातें हैं। फिर लिमिटेशन बताना जरूरी है, क्योंकि जैसे अडॉप्शन का सूट है, बहुत लिमिटेशन मैटर करेगा, तो लिमिटेशन जो है वो इसमें बताना जरूरी है। इसी तरह जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दावे हैं, कोई संपत्ति है जो व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए कि ये वादी जो है वादी ये कहता है कि प्रतिवादी मेरी इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा और इसका स्पेसिफिक इसको जो है रिलीफ मुझे इसमें दिया जाए, तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले जो दावे होते हैं उसमें लिमिटेशन काफी मैटर करती है। फिर लास्ट में आता है रिलीफ आपने क्या मांगा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर एकदम लास्ट में अटेस्टेशन, उसका सत्यापन, उसकी तस्दीक होनी बहुत जरूरी है। वादी को ये बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने प्लेंट में अपनी बातें लिखी हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे हम सेवा में श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय, क्योंकि ये बंटवारे का दावा हम पेश करने जा रहे हैं। बंटवारा यानी प्रॉपर्टी का डिवीजन और स्थायी निषेधाज्ञा, जिसको परमानेंट इंजेक्शन भी कहते हैं, तो ये हम जिला न्यायाधीश के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऊपर लिखा है सेवा में श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय, ये सैल्यूटेशन हम जिला न्यायाधीश को लिख रहे हैं। इसके बाद पार्टीज का डिस्क्रिप्शन, तो पहले पॉइंट में सैल्यूटेशन हो गया सेवा में श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा पार्टीज का है। वादी सबसे पहले जो प्लेंटिफ है उसका डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, राम पुत्र रॉबर्ट दीन, इसमें फिर जाति आ जाएगी, उम्र 50 वर्ष, निवासी आ जाएगा, कहाँ का रहने वाला है, तहसील और जिले का डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगा। तो वादी जो प्लेंटिफ है उसका हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो पार्टीज के डिस्क्रिप्शन के बारे में है। और पार्टीज का हम जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो पहली जो बार है या सबसे ऊपर हम प्लेंटिफ का डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका खुद का नाम देंगे, उसके फादर का नाम बताएंगे और जाति बताएंगे, उसकी एज बताएंगे। ये जाति, एज, निवासी, ये सब बताने का उद्देश्य क्या है? ये बताने का उद्देश्य ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके कि ये वादी, ये जो प्लेंटिफ है, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ये सब इसलिए देते हैं। दूसरा है प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट। अब ये जो मैं आपको प्लेंट बता रही हूँ इसमें 8 प्रतिवादी हैं। एक्चुअली क्या है, ये एक एक्चुअल प्लेंट था जो मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिया है। इसमें मैंने नाम बदल दिए हैं, तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है कि इसमें जो डिफेंडेंट है वो 8 लोग हैं। पहला हमारा जो डिफेंडेंट है वो दीन है, पुत्र, जाति, उम्र, ये मैंने खाली छोड़ दिए हैं ताकि पहचान को छिपाया जा सके। और तो इसमें आ जाएगा दीन के फादर का नाम आ जाएगा, जाति आ जाएगी, उम्र आ जाएगी। इसी तरह ये जो दूसरा डिफेंडेंट है करण, इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। फिर तीसरा डिफेंडेंट है लाल, फिर मान, लक्ष्मण, फिर 6 नंबर है बल, 7th में ये जो सी है ये एक लेडी है, और नलू 8th नंबर पर ये नलू है। तो इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है ये इसमें हम देंगे। फिर 3rd में हम इसका हेड लिखेंगे, हेडिंग जो है, शीर्षक, वो आएगा दावा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का। ठीक है, ये बिल्कुल जो हमारा कागज होगा उसके हम बीच में लिखेंगे दावा, बंटवारा और स्थायी निषेधाज्ञा। एक प्रतिवादी के नीचे फिर वादी आ गया और बीच में हम ये दावा, बंटवारा और स्थायी निषेधाज्ञा लिखेंगे। ये बोर्ड की स्थिति जो है, मैंने इसको क्योंकि आधा आधा लिखा है इसलिए आपको ये हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन ये बिल्कुल ये जो हमने डिफेंडेंट लिखा है इसके नीचे ही आएगा ये क्रम में, और बीच में इसकी पोजीशन आएगी। ठीक है, तो इसको आप इसी रूप में समझना। हमारा जो कागज है वो सीधा चल रहा है। यहाँ मैंने इसको एक तरह से साइड में लिखा है, तो इसको समझने में आप दिक्कत मत करना। डिफेंडेंट के ये बिल्कुल नीचे आएगा और इसके बीच में आ जाएगा, कागज के बीच में इसको लिखेंगे हैं दावा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का। ठीक है, 4th में
अब जो है वादी अपनी तरफ से बातें बता रहा है। वादी की ओर से दावा पेश है, यानी उसने अपना सूट जो है वो पेश कर दिया है कोर्ट के सामने। इसलिए वो ये अपनी उस नेक्स्ट 4th पैरे में वादी ये बताता है, प्लेंटिफ ये बताता है कि प्लेंटिफ की ओर से निम्न सूट पेश है। अब इस सूट में वो अपना पूरा डिटेल लिखेगा। पहला इसका पॉइंट आएगा, वादी व प्रतिवादीगण यानी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का सिजरा खानदान निम्न है। अब सिजरा खानदान का मतलब क्या है? डिटेल्स ऑफ देयर फैमिली। तो वादी व प्रतिवादी गण का सिजरा खानदान निम्न है। जो ए नंबर व्यक्ति है वो डिसीज्ड है, और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है जिसका हम डिवीजन वादी करवाना चाहता है, प्लेंटिफ करवाना चाहता है, ये बेसिकली उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, इस डिसीज्ड की, और ये मर चुका है। अब इस जो ए जो हमारा डिसीज्ड व्यक्ति है, इसके 3 बेटे हैं। पहला धारी, दूसरा दीन और तीसरा करण। अब ये जो धारी है डी नंबर, इसको मैंने डी लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब है डिसीज्ड, यानी धारी की डेथ हो चुकी है। और ये जो धारी है, धारी के 3 जो लोग हैं, ये सॉरी 5 लोग हैं, जिसमें से 4 इसके बेटे हैं, और ये जो सी जो महिला है ये इसकी विडो है। ठीक है, तो सी जो है वो इसकी बेवा है, वो सी के नीचे हम विडो भी लिख देंगे। लाल, मान, लक्ष्मण और बल, ये 5 व्यक्ति जो है डिफेंडेंट की लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इन 5 व्यक्तियों को हमने डिफेंडेंट बनाया है क्योंकि इनके खिलाफ ये सूट पेश किया गया है। अब दीन जो है, इसके 2 बेटे हैं, पहला राम और दूसरा नलू। अब राम जो है वो इस मामले में प्लेंटिव रहा है, इसलिए राम का नाम हमने प्लेंटिव के रूप में लिखा है। और जो नलू है उसको हमने डिफेंडेंट की लिस्ट में डाला है क्योंकि उसके खिलाफ भी ये दावा, ये सूट पेश किया गया है। और अब है करण। करण के कोई भी औलाद नहीं है, मतलब उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए करण का नाम हमने केवल सीधा सीधा लिखा है। ना तो इसकी कोई विडो है क्योंकि ये खुद ही जिंदा है, ना ही इसके कोई बेटा है क्योंकि इसकी कोई शादी नहीं हुई है, तो इसको भी हमने डिफेंडेंट की लिस्ट में डाला है। तो इस तरह 8 लोग डिफेंडेंट हो गए। धारी के जो लोग थे, बेटे और विधवा, 5 लोग ये हो गए। छठा ये नल्लू हो गया जो दीन का बेटा है, और 7वां ये करण हो गया। तो करण, नल्लू 2 और 5, 7 ही लोग कैसे हुए? 8वां कौन बच गया? 5, अभी मैं देखती हूँ कौन बच गया। 3, हाँ, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गया था। दीन जो है ये क्योंकि अभी जिंदा है, ठीक है, तो ये भी हमारा इसमें डिफेंडेंट है। ठीक है, तो ये 8 लोग हो गए। धारी के जो बेटे और विधवा 5 लोग, दीन और नलू 2 लोग, 7 और 1 करण, 8। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा शुरुआती सूट का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट दावे में जो लिखा गया है, जो सूट में लिखा गया है, वो है पक्षकारान हिंदू धर्म को मानने वाले हैं एवं हिंदू मिताक्षरा मत के अनुयायी हैं। मतलब कि जो पार्टीज हैं वो हिंदू धर्म को मानती हैं, और मिताक्षरा जो हमारी ब्रांच है हिंदू धर्म की, ये उसके फॉलोअर हैं। तो इसमें उनको डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है कि ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा तो इस बात का भी फर्क पड़ता है कि उनका पर्सनल लॉ क्या है। तो इसमें इन्होंने ये डिटेल दी है, क्योंकि कई बार ऐसे मैटर्स आते हैं जो केवल पर्सनल लॉ ही डील करते हैं, तो वहाँ व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उस बात का अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए ये सूट में जो प्रॉपर्टी वाले सूट हैं वो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है पक्षकारान के पूर्वज ए अपने जीवन काल में KH गांव की आबादी सीमा पर काबिज थे। अब यहाँ प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। पहले जो पॉइंट था सिजरा खानदान का, उसमें फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया, फिर दूसरा उन्होंने अपने धर्म और पर्सनल लॉ के बारे में बताया, और अब है प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन
कि जो डिसिस्ट व्यक्ति है उसने अपने जीवन काल में KH, ये गांव का नाम है, और इस गांव की आबादी सीमा पर वो काबिज थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ग्राम पंचायत KH से आबादी भूमि का पट्टा संख्या 01 जरिए मिसल 01/1975 बनवाया था, जिसका नाप व आसापासा निम्न है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके पट्टे के बारे में भी बताया है, क्योंकि जमीन के देखिए जब संपत्ति का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी आई है ये आपके पास कहाँ से आई, आपके जो अनसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, जिनकी ये प्रॉपर्टी आप बता कर आ रहे हो, उनको कहाँ से ये प्राप्त हुई है। बहुत सारे मैंने देखा है कि जब हम सिविल कोर्ट में डील करते हैं तो जो पार्टीज हैं वो ये नहीं बताती कि ये जमीन कहाँ से उनके पास आई है। तो ऐसी स्थिति में जो बंटवारे का दावा है वो बिल्कुल कोर्ट खारिज कर सकता है, क्योंकि आप जो संपत्ति बंटवाने जा रहे हो, जो संपत्ति का डिवीजन होगा, उसमें आपको कोर्ट को दो बातें बेसिकली बतानी पड़ेगी। पहला कि ये संपत्ति पेरेंटल है, क्योंकि यहाँ पेरेंटल संपत्ति का आप बंटवारा करवा रहे हो, तो संपत्ति पेरेंटल है और या सेल्फ एक्वायर्ड है, ये भी बताना पड़ेगा कि संपत्ति पेरेंटल है या सेल्फ एक्वायर्ड है, क्योंकि जो डिवीजन है उसका इस बात पर प्रभाव आता है कि क्या इस संपत्ति का डिवीजन करवाया भी जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति जिंदा है और संपत्ति उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है, तो उसके बच्चों को उसके जिंदा रहते हुए उस जमीन में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमको हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि संपत्ति के बारे में, जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में ये बताया जाए कि ये संपत्ति पेरेंटल है या सेल्फ एक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इसने ये बताया है कि मृतक ने अपने जीवन काल में ग्राम पंचायत के से आबादी भूमि का पट्टा संख्या 01 जरिए मिसल इतना बनवाया था। अब इससे ये जो व्यक्ति है जो इन वादी और प्रतिवादी का दादा था, ये चूंकि इसकी डेथ हो चुकी है, तो अब ये जो इसके पास ये जो संपत्ति थी ये तो इसने अपने जीवन काल में खुद खरीदी थी और इसका पट्टा बनवाया था, लेकिन अब चूंकि इसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए डेथ होने के बाद ये संपत्ति अब पेरेंटल कैरेक्टर में आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमको बड़ा ध्यान से समझना है कि यहाँ संपत्ति का जो कैरेक्टर है वो पेरेंटल है और संपत्ति के ऑनरशिप के बारे में यहाँ डॉक्यूमेंट भी इस प्लेंटिफ के द्वारा बताए जा रहे हैं। कई बार जो सिविल केसेस मेरे सामने आए हैं, मैंने देखा कि जब लोग बंटवारे का दावा पेश करते हैं तो उस संपत्ति के स्वामित्व के बारे में, ओनरशिप के बारे में कोई खुलासा नहीं करते, या वो खुलासा कर भी देते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते। अब जैसे ये व्यक्ति जो है, ये वादी जो है प्लेंटिफ, ये इस सूट के पैरा संख्या 2 में इस बात का खुलासा कर रहा है कि जो डिसिस्ट मृतक है उसने अपने जीवन काल में ये ग्राम पंचायत KS से आबादी भूमि का पट्टा लिया था, रेजिडेंशियल जो लैंड थी उसका पट्टा लिया था। अब इसको ये पट्टा भी इस सूट के साथ पेश करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये इस पट्टे को सूट के साथ पेश नहीं करेगा तो फिर कोर्ट इस दावे को खारिज कर सकता है, क्योंकि आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप इस जमीन के ऑनर हो। अब जैसे क्यों बताना जरूरी है कि कोलूजन से कोई व्यक्ति दावा ले आए, मान लो 2 व्यक्ति आपस में मिलकर ताजमहल के बंटवारे के लिए दावा ले आते हैं, तो क्या कोर्ट बंटवारे की डिग्री दे देगी? कोर्ट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि भैया ताजमहल की आप ओनरशिप तो साबित करो कि ये ताजमहल और ये इसकी लैंड आपकी है। तो यहाँ देखिए हमने इसकी सीमाओं को दिखाया है, फुट में दिखाया है, AB 60 फुट और AC जो है हिस्सा वो 40 फुट दिखाया है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन भी आनी चाहिए कि इसका एरिया हम किस तरह से निकालेंगे। तो क्योंकि कई बार इल्यूजन की स्थिति हो जाती है, जो ओनरशिप के जो मामले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें कई
पार्टीज एक के बाद एक कई लोगों को बेचती हैं, तो वो वहाँ इल्यूजन पैदा करने के लिए कहीं जमीन को फुट में दिखा देती हैं, और कहीं जो है उसको इंचेस तो क्या उसमें गज में दिखा देंगे, कहीं मीटर में दिखा देंगे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है कि उसमें एक जैसी जो मेजरमेंट है वो एक जैसे फुट में या मीटर में या इस तरह आना चाहिए। इसी तरह ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने लिखा है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो डिग्री आपको नहीं मिल सकती, यानी दावा खारिज होने की पूरी चांस है। क्योंकि मैंने देखा एक जगह मेरी पोस्टिंग थी, वहां जो दावे आते थे, सूट आते थे, उसमें लिखा जाता था ABCD भूमि वादी की है, ABCD भूमि प्लेंटिफ की है। अब वो बहुत सारे दावे मैंने खारिज किए। वो परमानेंट इंजेक्शन के लिए आते थे, तो परमानेंट इंजेक्शन के लिए अब भाई ये तो बताओगे ना कि आप ABCD भूमि, जमीन पर तो आप ABCD ढूंढने जाओगे नहीं, ABCD कहाँ मिलेगा? तो इसलिए प्रॉपर्टी का पूरा लैंड का जो आइडेंटिफिकेशन है, उसके नॉर्थ में क्या बना हुआ है, साउथ में क्या बना है, ईस्ट में क्या बना है, वेस्ट में क्या बना है, ये सब लिखना जरूरी है। कई लोग जब जमीन खरीदते बेचते हैं तो कई लोग उसमें क्या जमीन में बहुत गड़बड़ियां लोग करते हैं, कहीं सरकारी जमीन को दबा लेंगे, कहीं पड़ोसी की जमीन को दबा लेंगे। तो फिर उस वक्त वो क्या करेंगे कि वो खाली जमीन लिखेंगे, जैसे नॉर्थ खाली जमीन, साउथ खाली जमीन, ईस्ट रास्ता, वेस्ट में खाली जमीन। अब भैया खाली जमीन से कैसे पता चलेगा कि ये जमीन कौन सी है? खाली जमीन तो आप कहीं भी किसी खेत में चले जाइए और फिर उसको खाली जमीन लिख दीजिए। तो खाली जमीन से प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन चूंकि उनको ओनरशिप में गड़बड़ी करनी है इसलिए वो लिखते हैं, और फिर बाद में अब उनका कुछ हो नहीं सकता। 50 साल पहले अगर आपने इस तरह लिख दी खाली जमीन खाली जमीन खाली जमीन, तो यहाँ ये जरूर लिखना जरूरी है। ये चीजें ओनरशिप में जमीन खरीदते और बेचते वक्त भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो लैंड आप खरीद रहे हैं उसके नॉर्थ में क्या है। अगर खाली जमीन है वहां अभी, तो खाली जमीन किसकी है, और उसका भी आप ओनरशिप के कागजात अगर पॉसिबल है तो देखने जरूरी हैं, ताकि आप उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में लिख सको। तीसरा इसमें पॉइंट है यह कि स्वर्गीय ए के देहांत के बाद धारी, दीन व करण काबिज हुए, मगर बंटवारा मीट्स एंड बाउंड से नहीं हुआ था। यानी इस पैरे में ये बता रहे हैं कि जो लेट ए है, मिस्टर जो इनके दादाजी हैं, जो डेथ हो गई है इसलिए इन्होंने इसको स्वर्गीय लिखा है, कि डेथ के बाद ये धारी, दीन और करण जो है इसमें डिफेंडेंट है, ये काबिज हुए, मगर बंटवारा मीट्स एंड बाउंड से नहीं हुआ। यानी जो प्रॉपर्टी का डिवीजन है वो मीट्स एंड बाउंड से नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल बंटवारा जो है उनका वो नहीं हुआ। ये नहीं बताया गया कि कौन सा हिस्सा किस व्यक्ति के कब्जे में आता है, कौन व्यक्ति इस पर वो होगा, अपना हिस्सा क्लेम करेगा। तो मीट्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, एक तो प्रॉपर्टी में ये हिस्सा तय कर दिया जाता है कि जैसे एक व्यक्ति का हिस्सा 1/3, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/3। तो एक तो हिस्सा तय करना, और दूसरा उस हिस्से को एक्चुअल रूप से प्रॉपर्टी में बांटना, कि जैसे साउथ नॉर्थ का हिस्सा है वो वादी का होगा, या नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा वादी का होगा। तो ये एक्चुअल जो पोजीशन है उस संपत्ति पर कहाँ होगा, इसको मीट्स एंड बाउंड्स बोलते हैं। पहले तो टोटल हिस्सा तय करना उस व्यक्ति का, लीगली हिस्सा तय करना, और फिर एक्चुअल रूप से भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर एक्चुअल हिस्सा बताना कि मतलब कैसे ये होगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब तो ये हमने इसमें बता दिया। फोर्थ है वादी, जो यानी प्लेंटिफ, प्रतिवादी दीन का पुत्र है। यानी इसने अब अपनी आइडेंटिटी बताई है कि ये जो सिजरा खानदान बताया, ये जो फैमिली का पूरा बैकग्राउंड इन्होंने डिटेल दी है, इसमें ये जो प्लेंटिफ है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये कौन से का बेटा है, क्या है, तो यहाँ ये सब बता रहा है। तो प्लेंटिफ जो है प्रतिवादी, डिफेंडेंट, दीन का पुत्र है, उसको कोई जमीन जायदाद हिस्से में नहीं दी जा रही है। प्रतिवादी गण की नीयत खराब हो गई है, वे बिना बंटवारा ही जमीन को बेचने पर आमादा है। तो यहाँ वो अपनी ग्रीवांस बता रहा है कि मैं ये सूट जो है कोर्ट के सामने लाया हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है मेरी। ठीक है,
तो यहाँ वो अपनी बात बता रहा है कि उसको कोई जमीन जायदाद हिस्से में नहीं दी जा रही है, और जो डिफेंडेंट है उनकी नीयत खराब हो गई है, उनका मन खराब हो गया है, और वो इस बंटवारे, इस जमीन का कोई बंटवारा नहीं करना चाहते, इसका कोई डिवीजन नहीं करना चाहते, और उसके बिना ही वो बेच रहे हैं। तो ये इसकी ग्रीवांस यहाँ इसने लिख दी। इसके बाद पांचवा हमारा पॉइंट है कि जमीन में वादी का 1/3 हिस्सा है, वादी को उसका हिस्सा दिलवाया जाए तथा प्रतिवादी गण को जमीन के बेचान हेतु स्थायी तौर पर रोका जाए। अब यहाँ वो जो कोर्ट से जो चाहता है, और उसने अपने हिस्से का भी डिस्क्लोजर यहाँ पे किया है कि उसका कितना हिस्सा उसका बन रहा है। तो ये वादी, अब जरूरी नहीं है कि ये कोर्ट तय करेगा, जब कोर्ट अप्रिशिएशन आएगी एविडेंस की, सिजरा खानदान भी इसमें साबित होगा कि वास्तव में फैमिली का ये जो डिटेल इसने दिया है ये सही है कि नहीं है, इसका कितना हिस्सा बनेगा कितना नहीं बनेगा, तो ये बाद की बातें हैं। लेकिन ये वादी जो प्लेंटिफ है ये अपनी तरफ से लिख रहा है कि जमीन में उसका 1/3 हिस्सा है, वादी को उसका हिस्सा दिलवाया जाए और प्रतिवादी को गण को जमीन के बेचान हेतु स्थायी तौर पर रोका जाए। तो यहाँ इसने बात क्लियर कर दी है कि ये परमानेंट इंजेक्शन चाहता है एक तो, और दूसरा प्रॉपर्टी का डिवीजन चाहता है। 6 नंबर कॉज ऑफ एक्शन के बारे में है। बिनाय दावा दिनांक 20/5/2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी गण ने वाद पत्र में अंकित जमीन को बिना बंटवारा बेचान करने की धमकी दी। अब उनको धमकी दी कि भाई ये हम इसको बेच देंगे और हम बंटवारा भी नहीं करेंगे। तो यहाँ इसने कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात की है। फिर 7वां नंबर हमारा इसमें पॉइंट रहेगा कोर्ट फीस के बारे में, और उसकी जमीन की कीमत इनको वादी को आंकनी पड़ेगी। अब ये सही आंकेगा नहीं आंकेगा, कोर्ट फीस सही इसने दी है नहीं दी है, ये तो इस पर इशू बनेगा। अगर डिफेंडेंट इस पर क्वेश्चन उठाते हैं अपने जवाब दावे में तो इस पर इशू बनेगा। लेकिन ये प्राइमा फेसी एक बार जो है ये वादी को डिटरमिन करनी होती है। तो वो कोर्ट फीस के बारे में लिखेगा यहाँ। विवादी जमीन की मालियत तो रुपए 10 लाख आंकी जाती है। मालियत का मतलब उसकी कीमत जो है, उसकी क्या वैल्यू क्या है जमीन की, वो यहाँ बता रहा है। वो विवादी जमीन की मालियत रुपए 10 लाख आंकी जाती है जिस पर कोर्ट फीस निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ डैश मैंने कर दिया है कि उसके हिसाब से वो इसमें कोर्ट फीस, जो हमारा एक्ट बना हुआ है उसके हिसाब से इसमें कोर्ट फीस लगेगी। तो यहाँ डैश जगह पर हम ये उसमें लिख देंगे। बंटवारे के दावे हेतु कोर्ट फीस इतनी और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु कोर्ट फीस इतनी पेश है। अब ये एक्चुअल रूप में फिर बता रहा है कि डिवीजन का जो हमने दावा पेश किया है, सूट पेश किया है, इसमें कितनी कोर्ट फीस हम यहाँ कोर्ट को अदा कर रहे हैं, और परमानेंट इंजेक्शन लेने के लिए हम इसमें कोर्ट फीस कितनी दे रहे हैं। तो इसमें कोर्ट फीस के लिए लगभग इसकी वैल्यूएशन जो है सूट की 400 रुपए इसमें आंकी जाती है, और 400 रुपए पर लगभग 30 रुपए कोर्ट फीस पेश की जाती है। बंटवारे के दावे के लिए अलग कोर्ट फीस लगेगी। अब हम रिलीफ पैरे तक आ गए हैं। वादी कहता है, वादी की प्रार्थना है कि दावावादी प्रतिवादी गण के विरुद्ध निम्न प्रकार डिक्री किया जाए। वो बताना चाहता है कोर्ट को, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा ये जो सूट है वो निम्न हिसाब से, जो मैंने बातें आगे बताई है उसके हिसाब से डिक्री किया जाए, मुझे निम्न रिलीफ दिए जाएं। पहला रिलीफ ए नंबर पॉइंट में वो क्या बता रहा है कि अर्जी दावा यानी जो सूट है उसके फिकरा नंबर 2, फिकरा नंबर का मतलब क्या, पैरा नंबर, ठीक है, जो हमने पैरे में बात की है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो उसको ये देखिए अलग अलग जगह की अलग अलग खास लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इस तरह ये यूज हुआ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सल्तनत काल, मुगल काल, फिर अंग्रेजी समय, तो अलग अलग समय पर इस कानून का डेवलपमेंट हुआ। तो कुछ शब्द जो है वो अभी भी चल रहे हैं जो उस समय से आ गए थे। तो फिकरा नंबर 2 में वर्णित पट्टे की जमीन का बंटवारा यानी डिवीजन पक्षकारान के बीच बाय मीट्स एंड बाउंड्स में किया जाए। तो पहले इसकी सूट है, पहले इसकी जो रिलीफ है, प्रार्थना है, कोर्ट से ही चाहता है कि सूट के अंदर जो फिकरा नंबर 2 है, जो पैरा नंबर 2 में, क्योंकि वहां इसने अपनी जमीन का आइडेंटिफिकेशन शो किया है, तो वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है जो पैरा नंबर 2 में दर्ज है उसके बारे में कहता है कि उस जमीन का डिवीजन वादी, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के बीच में किया जाए। और कैसे किया जाए, बाय मीट्स एंड बाउंड्स। बाय मीट्स एंड बाउंड्स, जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की थी कि ये एक्चुअल जमीन का बाइफर्केशन होता है। देखिए, जब आपको ये जानकर इसमें ये जान लेनी चाहिए ये बात
कि जो हमारे पास डिवीजन का जो सूट आता है तो उसकी डिग्री दो तरह की उसमें डिग्री बनती है। एक प्रारंभिक डिग्री बनती है जो प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, और दूसरी जो डिग्री है वो फाइनल डिग्री होती है। तो पहली डिग्री में हम क्या करते हैं, पहली डिग्री हमारी बनेगी, उसमें हम जमीन का एक्चुअल हिस्सा तय करेंगे। ठीक है, जैसे अभी वादी को 1/3 हिस्सा दिलाया जाता है, और इसमें प्रतिवादी गण का भी 1/3 1/3 1/3 हिस्सा है। तो उसका जो मेन हिस्सा है हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से कितना हिस्सा बन रहा है वो तय कर देंगे। इसके बाद ये प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई। इसके बाद इसमें कमीशन बैठेगा। ठीक है, तो कमीशन बैठेगा तो उसको कोर्ट ये कहेगा कि आप वादी और प्रतिवादी गण के साथ मिलकर और इस जमीन का एक्चुअल बंटवारा कीजिए। तो फिर वो मौके पर जाता है, नक्शा बनाता है वादी और प्रतिवादी दोनों के साथ मिल बैठकर, और फिर वो ये तय करते हैं कि ये हिस्सा जो है वो इस रूप में उसको दिया जाता है। फिर उस नक्शे को एकदम कलर्ड बनाकर वो कोर्ट के अंदर लाते हैं। तो उसमें फिर वो जो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि ये जो ए कलर का हिस्सा है ये वादी को दे दिया जाए, ये बी कलर का हिस्सा जो हरे रंग से इसमें दिखाया गया है वो डिफेंडेंट नंबर 1 को दे दिया जाए, और ऑरेंज कलर से जो हिस्सा दिखाया है वो सी को दे दिया जाए, ये डिफेंडेंट नंबर 3 को दे दिया जाए। तो इस तरह वो बनाकर लाते हैं, और फिर कोर्ट उन पर ऑब्जेक्शन सुनता है। अगर वो सभी पक्षकार सहमत हैं आपस में या सहमत नहीं भी है तो कोर्ट को जैसा उचित लगता है उस हिसाब से फिर वो उसको फाइनल डिग्री उसमें जारी करता है। तो ये इसके बंटवारे में जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि दो तरह की इसमें डिग्रियां बनती हैं। तो ये यहाँ जब तक इसका बाय मीट्स एंड बाउंड्स में पूरा डिवीजन नहीं हो जाता तब तक बंटवारा अधूरा ही रहेगा। तो इसलिए ये वादी जो है ये बात कोर्ट से चाह रहा है कि पक्षकारान के बीच बाय मीट्स एंड बाउंड्स में डिवीजन किया जाए। दूसरा इसका जो रिलीफ है वो ये कहता है प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि जमीन के बंटवारे के बिना विचार न करे। अब इसकी मेन ग्रीवांस इसने पहले भी बताई थी कि भाई जो डिफेंडेंट लोग हैं वो उसको धमकी दे रहे हैं कि हम तो जमीन के बंटवारे की हमको जरूरत नहीं है, हमने तो पहले से ही जमीन का बंटवारा कर रखा है अपनी इच्छा से, जो हमारा आपस में हमने जो पिताजी के समय जिस जमीन पर काबिज हो गए थे उसी हिसाब से हम तो चलेंगे, और हमको किसी बंटवारे की डिग्री की आवश्यकता नहीं है और हम जमीन बेचेंगे। लेकिन जो प्लेंटिफ है वो उनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से बिना किसी जस्ट एंड रीजनेबल कारण के अपनी अपनी तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ प्लेंटिफ जो है, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है प्लेंटिफ को कि प्रतिवादी गण जो डिफेंडेंट है उन्होंने तो अच्छी अच्छी जमीन ले ली और उसको पीछे धकेल दिया, तो इसलिए वो डिवीजन के लिए आया है। तो यहाँ वो उनको बेचने से भी रोकना चाहता है उनको कि प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस उम्र की जारी की जाए कि जमीन के बंटवारे के बिना बेचान न करे। अब देखिए यहाँ जो परमानेंट इंजेक्शन है इसका करेक्टर देखिए कि ये इस लेवल तक नहीं है कि इसका वो कभी भी बेचान नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें इन्होंने जिसने लिखा है कि जमीन के बंटवारे तक उसका बेचान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जमीन के बंटवारे तक अगर उन्होंने जमीन का बेचान कर दिया तो फिर तो इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो कोर्ट का इंजेक्शन भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जमीन के डिवीजन तक ये इसमें परमानेंट इंजेक्शन चाहता है। अब ये दो रिलीफ हो गए। तीसरा है वादी को प्रतिवादी गण से हर्जा खर्चा दिलवाया जाए। अब इसमें ये कोस्ट भी चाहता है कि उनको डिफेंडेंट से कोस्ट दिलवाई जाए, क्योंकि ये जो मुकदमा है इसको करने में उसको समय लगा है, उसको वकील की फीस देनी पड़ी है, दूसरे कोर्ट में जो कॉपिंग के खर्चे हैं और भी उसको आने जाने का उसका खर्चा है, ये सब करने पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे खर्चे उसको, ये डिफेंडेंट की वजह से हुआ तो डिफेंडेंट से ही ये कोस्ट उसको दिलवाई जाए, एक्सपेंसेस जो है। और दिगर दादरसी जो मुफीद वादी हो वो अता फरमाई जाए। ठीक है, दिगर दादरसी मतलब और कोई रिलीफ हो, अन्य कोई अदर कोई रेमेडी हो जो कोर्ट को उचित लगती हो, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट को सुनवाई के दौरान ऐसी उसमें लगा कि इसमें ये रिलीफ भी वादी को प्लेंटिफ को दिलवाई जा सकती है, लेकिन अगर ये जो रिलीफ का क्लोज नहीं होगा तो फिर कोर्ट अपनी इच्छा से उसको नहीं दिलवा पाएगा। तो इसलिए ये लिखा है कि जो मुफीद हो, मतलब जो वादी के फेवर में हो, जो ठीक हो, वो अता फरमाई जाए, मतलब उसको दिलवाई जाए।
तो डी नंबर, इसलिए हमने ये उर्दू के शब्द हैं, ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। इससे ये आपका जो सूट है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये आपका जो सूट है ये बहुत एक्चुअल और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एडवोकेट्स इसी तरह की लैंग्वेज कोर्ट में यूज करते हैं। दिगर दादरसी जो मुफीद वादी हो वो अता फरमाए जाए। ठीक है, इसके बाद नीचे दिनांक आ जाएगा और ये वादी के सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर इसमें नीचे एक अटेस्टेशन करना होता है, सत्यापन करना होता है, जिसको तस्दीक भी कहते हैं। मैं वादी तस्दीक करता हूँ कि उपरयुक्त अर्जी दावे के पैरा नंबर 1 से 7 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही हैं, और पैरा नंबर 1 से 9 के तथ्य कानूनी राय से सही हैं। पैरा 10 में मैंने जो प्रार्थना की है वो सही। तो यहाँ वादी अपना अटेस्टेशन कर रहा है, क्योंकि ये उसको बताना जरूरी होता है कि ये सारे तथ्य मैंने अपने निजी ज्ञान से रखे हैं। इस तरह का वो सत्यापन करता है। फिर वापस इस सत्यापन के नीचे वादी पुनः अपने हस्ताक्षर और दिनांक लिखता है। तो ये जो हमारा स्वरूप है ये इसका प्लेंटिफ का, ये हमने आज बात की। थोड़ी सी समय की उपलब्धता आज कम थी, इसलिए ये वीडियो इसी रूप में मैंने बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी बातें लिखनी थी बोर्ड में अलग अलग, तो इसी टाइप से ये वीडियो मैं बना पाई। और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस रूप में अच्छा लगा है तो हम अगले जो दूसरे रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह है वो भी इसी रूप में बना लेंगे। और अगर इस तरह समझ में आपको नहीं आया है तो वो भी आप बता देना, तो इसका हम फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। थैंक यू।